हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 9 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वेल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट की सिलेबस से। तो सिलेबस में हम देखेंगे तो इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट रहने वाली है। इस सब्जेक्ट में हमारी टोटल 4 यूनिट रहने वाली है, जिसमें जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है, यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है हमारी संविधान सभा और संविधान को लेकर। यूनिट नंबर फर्स्ट में भी हमारे टोटल 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देखें यूनिट फर्स्ट का, उसमें हम संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा ओवरऑल संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर रहने वाला है, उसके दर्शन, उसकी प्रस्तावना और उसकी विशेषताओं को लेकर रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा नागरिकता को लेकर आता है। जो सिटीजन्स होते हैं, जो भारत की नागरिकता है, उसको लेकर क्या क्या प्रावधान है, उस सभी को लेकर हमारा चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसमें हम मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, इसमें हम हमारे संविधान के जो हमारा भाग 3 और भाग 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यही 3 चैप्टर थे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में। ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने के साथ जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हम सरकार के अंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सरकार के रूप है, जो सरकार के अंग है, वे कौन कौन से, उनके बारे में हम यूनिट नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमारे टोटल 4 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर देखेंगे वो हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम विधानमंडल संसद की शक्तियाँ और कार्य के बारे में देखें। जो हमारी विधानमंडल है, जो संसद है, उसकी क्या क्या शक्तियाँ है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है और उसके कार्य क्या है, तो उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। देन हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है संसद में प्रतिनिधित्व पर बहस। तो जो हमारी संसद है उसके प्रतिनिधित्व पर उसमें क्या बहस होती है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा, जिसमें हम कार्यपालिका चुनाव, सत्ता, कार्य और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका। तो इन सभी के बारे में, जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी राष्ट्रपति है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है न्यायपालिका को लेकर, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट थर्ड, जिसमें हम संवाद और विकेंद्रीकरण के बारे में समझेंगे। तो यूनिट नंबर थर्ड में भी हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 देखें, जिसमें हम केंद्र राज्य संबंध, असम्मित संवाद। तो जो हमारे केंद्र और राज्य के बीच में जो भी संबंध होते हैं, जो भी रिश्ते होते हैं, जो भी नाते होते हैं, उन सभी के बारे में समझेंगे और साथ ही असम्मित संवाद के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा पंचायती राज है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। देन हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि रहने वाला है चैप्टर नंबर 10, जिसमें नगर पालिका व नगर निगम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी नगर पालिका और नगर निगम होते हैं उनके क्या प्रावधान है, उनके क्या कार्य है, उनकी क्या शक्तियाँ है, उनके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम हमारी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारे रहने वाली है यूनिट नंबर 4, जिसमें हम संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून,
इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे संवैधानिक प्रावधान है, जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उन सभी के बारे में हम यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 में भी हमारे 2 यूनिट आती है, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। तो जो चैप्टर नंबर 11 है वो आपातकालीन प्रावधान को लेकर रहने वाली है। जो भी हमारे आपातकालीन प्रावधान होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल या फिर आपकी जो इमरजेंसीज होती है, जैसे कि आर्थिक आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ये सभी हमारे चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून को लेकर। जो भी हमारे निवारक निरोध होते हैं या जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लेकर जो भी लॉज होते हैं, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो 4th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यही थी हमारी 4th यूनिट, जिनको हम चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कंप्लीट करते चलेंगे, जिसके साथ ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। तो यही थी हमारी इसका सिलेबस इस सब्जेक्ट का। अब हम हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 3rd सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो आप एक बार जो हमारे संविधान का दर्शन है, जो भी उसकी प्रस्तावना और जो भी उसकी विशेषता है, उसको हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में समझेंगे। 26 जनवरी 1950 पूरा भारत खुशियों में डूबा हुआ था। हजारों सालों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत को उसकी सबसे बड़ी पहचान मिलने जा रही थी, भारत का संविधान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब ही नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों का एक दस्तावेज है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे संविधान का दर्शन, उसकी प्रस्तावना और उसके प्रमुख विशेषताएं। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में हम यही देखेंगे, भारत का संविधान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक रूपरेखा है। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है जो हमारे देश के नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और शासन की व्यवस्था तय करती है। तो जो भारत का संविधान है वो हमारे देश की सबसे मजबूत नींव है और इसको बनाने में टोटल हमारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो जो हमारा संविधान है वो हमारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को इसको 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो जो हमारा संविधान का इसका मुख्य उद्देश्य था, स्वतंत्रता के बाद एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करना। तो जो हमारा संविधान था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आज़ादी के बाद एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाया जाए, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम की जाए और हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान दिलाना होगा। तो आप कल्पना कीजिए, अगर संविधान ना होता तो हर राज्य अपनी अपनी व्यवस्था चला रहा होता, जिससे जो देश है वो एकजुट नहीं रह पाता। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संविधान का दर्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान के दर्शन के बारे में। संविधान का दर्शन उसके मूल्यों और उद्देश्यों का दर्पण है, जो विशेषकर प्रस्तावना में झलकता है। तो जो संविधान का दर्शन है वो हमें बताता है कि भारत किस दिशा में बढ़ना चाहता है और ये जो दर्शन है ये 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। तो संविधान का दर्शन 3 मुख्य बातों पर आधारित है। फर्स्ट लोकतंत्र, सेकंड न्याय और थर्ड समानता और स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र देख लेते हैं। जनता सर्वोच्च है और शासन जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का है। तो यहाँ जो जनता होती है वो सर्वोच्च है और सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा ही चुनी जाती है। तो इसको ही हमने कहा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी स्तरों पर न्याय। तो जो सामाजिक हो गया या आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया या कोई भी स्तर हो गया, तो हर स्तर पर सबको न्याय मिलना चाहिए। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा समानता और स्वतंत्रता आता है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए अवसरों और अधिकारों में समानता तथा सोच, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता।
तो हर नागरिक को अवसरों में बराबरी और सोच अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सभी हमारी समानता और स्वतंत्रता हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के विचारों ने इस दर्शन को आकार दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, जिनको भारतीय संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी या गांधी जी जैसे जो भी नेता थे, उन सभी के विचारों ने इस दर्शन को गढ़ा। संविधान का उद्देश्य केवल शासन का ढांचा बनाना नहीं, बल्कि समाज को बदलना और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना भी है। यही परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। तो जो हमारा संविधान है, उसका यही कारण है कि इसे सिर्फ शासन की किताब ही नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी समाज को बदलने वाला संविधान। तो यही सब कारण थे जिस कारण से जो हमारा संविधान है, उसका हमने एक संविधान दर्शन देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है संविधान का परिवर्तनकारी स्वरूप। तो इसमें हम देखेंगे, भारतीय संविधान को परिवर्तनकारी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसका मकसद समाज को एक समान, न्यायपूर्ण, आधुनिक रूप देना है। तो जो भारतीय संविधान है, वो सिर्फ पुराने कानून की कॉपी नहीं है। इसका जो मकसद है, वो सामाजिक अन्याय खत्म करना और नई व्यवस्था लाना है। तो यह सिर्फ पुराने कानून को संहिताबद्ध नहीं करता, बल्कि सामाजिक अन्याय को खत्म कर नई व्यवस्था लाने की कोशिश करता है। आरक्षण, समान नागरिक अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसे प्रावधान इसके उदाहरण है। और इसी वजह से इसमें आरक्षण, समान नागरिक अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्मनिरपेक्षता जैसे जो प्रावधान है, वे इसमें डाले गए। यह समय समय पर संशोधित अमेंडमेंट्स के जरिए समाज की बदलती जरूरतों को अपनाता है। जैसा 42वां संशोधन 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो जो संविधान है, वो समय समय पर संशोधनों के जरिए समाज की जो बदलती जरूरत है, उसको अपनाता भी रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, 1976 के जो 42वां संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो आप 1950 में पैदा हुए, आप एक बार मान लीजिएगा कि आप 1950 में पैदा हुए और 1976 तक जवान हो गए। तो आपके सामने संविधान ने खुद को बदला ताकि आपकी और समाज की जो नई जरूरत है, वह पूरी हो सके। और यही है संविधान की जीवंतता। तो यही था हमारा संविधान का परिवर्तनकारी स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है संविधान की मूल विशेषताएं। तो अब हम देख लेते हैं, जो हमारा संविधान है, वो इतना उपयोगी क्यों माना जाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं है। तो जो भारतीय संविधान है, इसकी हमारी कुछ अहम, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें हमारा जो सबसे पहली विशेषता आती है, वो हमारी आती है लिखित और विस्तृत। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां प्रारंभ में थी। तो जो हमारा संविधान है, इसमें हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो कि शुरुआत में स्थापित की गई थी। तो ये लिखित भी है और ये सबसे बड़ा भी है। तो जो भारतीय संविधान है, वो सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और जो सेकंड विशेषता आती है, वो आती है संघात्मक ढांचा लेकिन मजबूत केंद्र। भारत एक संघ है, पर केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। तो इसमें हमारे राज्यों को अधिकार है, पर जो केंद्र है, वे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। सेकंड जो हमारा आता है, वो हमारा आता है संसदीय शासन प्रणाली। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो जो कार्य प्रणालिका होती है, वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें मौलिक अधिकार, नागरिकों को बुनियादी अधिकार मिले हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। तो जो समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जैसे जो बुनियादी हक है, वे नागरिकों को मिले हुए हैं। फिफ्थ विशेषता आती है निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। तो जो राज्य है, उसको कल्याणकारी बनाने के मार्गदर्शक के रूप में हमें डीपीएस भी दिए गए हैं। सिक्स जो हमारी विशेषता आती है, वो धर्मनिरपेक्षता आती है, जिसमें राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। तो कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सबके लिए समान दृष्टिकोण ये हमारा भारतीय संविधान अपनाता है। सेवेंथ जो विशेषता आती है, वो आती है स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून और संविधान की रक्षा के लिए। तो संविधान और कानून की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई है। एट्थ जो आती है, वो आती है संशोधन के लचीलापन व कठोरता का मिश्रण। कुछ प्रावधान आसानी से बदले जा सकते हैं, कुछ के लिए विशेष प्रक्रिया है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, ये हमारा बहुत ही लचीलापन और कठोरता का एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो कुछ प्रावधान है, वे आसानी से बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है।
तो यही थे हमारे संविधान की विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी है। इन्हीं कारणों से जो हमारा भारतीय संविधान है वो बहुत ही उपयोगी माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष में देखेंगे, भारतीय संविधान न केवल शासन चलाने का कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का उपकरण है। तो जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को साकार करने का भी साधन है। यह हमारे राष्ट्रीय मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को साकार करने का मार्ग दिखाता है। संविधान का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि असली ताकत जनता में है और इसका उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमें यही याद दिलाता है कि असली ताकत जनता में है और इसका मकसद है हर नागरिक को गरिमामय जीवन दिलाना। तो स्टूडेंट, जब अगली बार आप संविधान की बात सुनेंगे तो याद रखिए, यह किताब सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि आपके और मेरे सपनों को भी पूरा करने का एक रास्ता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट होता है। और साथ ही हम हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का ही है, तो जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है नागरिकता को लेकर। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हम भारतीय कहलाते कैसे हैं? वो कौन सा धागा है जो हमें भारत का नागरिक बनाता है? तो आज हम बात करेंगे नागरिकता की, यानी वो पहचान जो हमें अधिकार भी देती है और कर्तव्य भी देती है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि नागरिकता का इतिहास, अधिकार, कानून और भारत में नागरिकता की पूरी कहानी। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे, नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी और राजनीतिक संबंध है। तो जो नागरिकता है इसका मतलब यही है, व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी और राजनीतिक संबंध। नागरिक होने का मतलब है कि व्यक्ति को उस देश में अधिकार मिलते हैं और कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं। तो जब आप भारतीय नागरिक होते हैं तो आपको मतदान का हक, शिक्षा का हक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिलते हैं। भारत में नागरिकता यह तय करती है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। यह विषय विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह राष्ट्रीय पहचान, सुरक्षा और संसाधनों के बंटवारों से जुड़ा हुआ है। तो जो संविधान है वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप कर्तव्यों का पालन भी करें, जैसे कि कानून मानना, राष्ट्र की रक्षा करना और भाईचारे को बनाए रखना। तो आप कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है लेकिन नागरिक नहीं है तो उसे वोट डालने या सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो यही फर्क है नागरिक और गैर नागरिक में। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिकता पर ऐतिहासिक सैद्धांतिक समझ। तो जो नागरिकता का इतिहास है वो बहुत ही पुराना रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, प्राचीन ग्रीस और रोम में नागरिकता केवल एक छोटे वर्ग तक सीमित थी। तो जो प्राचीन ग्रीस और रोम था इसमें नागरिकता सिर्फ एक चुनिंदा वर्गों तक ही सीमित थी। मध्यकाल में नागरिकता की अवधारणा कमजोर थी क्योंकि शासन राजा के अधिकारों पर आधारित था, न कि जनता पर। तो जो मध्यकाल था उसमें जो नागरिकता का आधार था वो राजा होता था, जनता के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते थे। आधुनिक युग में देखेंगे तो आधुनिक युग में लोकतंत्र के प्रसार और मानव अधिकारों की अवधारणा के साथ नागरिकता का मतलब व्यापक अधिकार और समानता हो गया। तो जो हमारा आधुनिक युग था उसमें लोकतंत्र और मानव अधिकार के बढ़ने के साथ साथ नागरिकता का मतलब बन गया समान अधिकार और बराबरी का दर्जा। तो जो आज जो हमारी नागरिकता वो हमारे दो स्तरों पर समझी जाती है। नागरिकता दो पहलुओं पर आधारित होती है। फर्स्ट हमारी कानूनी स्थिति, सेकंड हमारी सदस्यता की भावना। तो जो हमारी कानूनी स्थिति हो गई इसमें जैसे कि पासपोर्ट, वोट करने का अधिकार, ये सभी आदि आते हैं। और जो सदस्यता की भावना है जिसमें समाज में सक्रिय भागीदारी और पहचान आती है, यानी जो समाज है उसमें सक्रिय भागीदारी और पहचान। तो यही था हमारा जो हमारे नागरिकता पर ऐतिहासिक और सैद्धांतिक समझ है उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अधिकारों की लड़ाई और टी.एच. मार्शल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे टी.एच. मार्शल जी है, जिन्होंने जो एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। तो ब्रिटिश समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को तीन भागों में विभाजित किया। तो जो टी.एच. मार्शल जी है उन्होंने नागरिकता को तीन अधिकारों में बांटा। फर्स्ट हमारा सिविल अधिकार, सिविल राइट। सेकंड राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। थर्ड हमारा सामाजिक अधिकार, सोशल राइट। तो सबसे पहले हम सिविल अधिकार देख लेते हैं, नागरिक अधिकार देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता।
तो जो हमारे सिविल राइट हो गए, नागरिक अधिकार हो गए, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, संपत्ति का अधिकार हो गया और कानून के समक्ष समानता हो गए, तो ये सभी हमारे सिविल अधिकार हो गए। राजनीतिक अधिकार में हमारे आते हैं जैसे कि चुनाव में वोट देना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल बनाना, तो ये सभी हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। सामाजिक अधिकार में हमारे आते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक जीवन स्तर का अधिकार। तो सामाजिक स्तर में जो हमारे आते हैं वे हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन स्तर जीने का अधिकार, ये सभी हमारे सामाजिक अधिकार होते हैं। तो जो मार्शल जी थे, टीएच मार्शल जी थे, तो मार्शल का मानना था कि एक पूर्ण नागरिकता इन्हीं तीन अधिकारों के संतुलित विकास से बनती है। तो जो मार्शल जी है वे कहते थे कि पूर्ण नागरिकता तभी मानी जाएगी जब ये तीनों अधिकार संतुलित रूप से मिलेंगे। तो यही थे हमारे टीएच मार्शल और अधिकारों की लड़ाई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में नागरिकता को लेकर। तो भारत में नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान है उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में नागरिकता का निर्धारण मुख्यतः संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। तो जो भारत में नागरिकता का अधिकार है वो संविधान का भाग 2 है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक जो प्रावधान है वे दिए गए हैं, और साथ ही जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें भी नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। तो भारत में नागरिकता के जो आधार दिए गए, दो मुख्य आधार दिए गए, एक आपका बाय बर्थ जन्म से, दूसरा आपका बाय डिसेंट वंश से। इसके अलावा भी जो अधिकार आते हैं वे आते हैं पंजीकरण, प्राकृतिकरण, अधिग्रहण, इन सभी से भी हमें जो नागरिकता है वो मिल सकते हैं। तो यही हमारे नागरिकता पाने के मुख्य तरीके हो गए। तो यही था हमारा भारत में नागरिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा संवैधानिक प्रावधान आता है। तो अब हम संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। जो हमारे भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 से 11 देखें, जो कि हमारा जो अनुच्छेद नंबर 5 है वो कहता है संविधान लागू होने के समय भारत में नागरिकता के नियम। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है वो कहता है कि संविधान लागू होते समय भारत में रहने वालों की नागरिकता, और जो अनुच्छेद 6 है वो कहता है पाकिस्तान में से भारत आए लोगों की नागरिकता। तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे लोग उन सभी की नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रह रहे भारतीय मूल लोगों की नागरिकता, अर्थात जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय मूल के लोग उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 9 में देता है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म। तो अगर कोई स्वेच्छा से दूसरी नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, यह अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार निरंतर बने रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार। तो जो संसद है उसको नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। तो यही थे हमारा जो संवैधानिक प्रावधान थे अनुच्छेद 5 से 11, उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिकता संबंधी कानूनी प्रावधान, अर्थात जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसको हम देख लेते हैं। सिविल एक्ट हमारा 1955 है, सिविल एक्ट 1955। तो इस अधिनियम के तहत नागरिकता मिलने के तरीके। तो जो 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया, इसके तहत जो नागरिकता है वे प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और अधिग्रहण से, अर्थात क्षेत्र के भारत में सम्मेलन से। तो यही जो 5 है, यही जो हमारे 5 तरीके हैं, इन तरीकों से ही हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारे 1955 के नागरिकता संबंधी कानूनी प्रावधान जो हमारा नागरिकता अधिनियम था उसमें इनका उल्लेख किया गया है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि 1961 में जो गोवा था वो भारत में शामिल हुआ, तो जो वहाँ के लोग थे वे भारतीय नागरिकता उनको मिल गई थी। तो यही था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिकता का लोप, अर्थात जो भारतीय नागरिकता है उनको 3 तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। ये 3 तरीके से वे खत्म हो सकती है, जिनमें फर्स्ट आता है त्याग, सेकंड आता है समाप्ति, थर्ड हमारा आता है वंचन। त्याग में व्यक्ति खुद नागरिकता छोड़ देता है, और जो नागरिक होता है वह खुद अपनी नागरिकता छोड़ देता है। समाप्ति में किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्त, अगर कोई दूसरी नागरिकता ले लेंगे तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। वंचन में आता है सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना, जैसे धोखाधड़ी से प्राप्त नागरिकता के मामलों में। तो अगर कोई नागरिक
नागरिकता धोखाधड़ी से ली गई है तो सरकार उसे छीन सकती है। तो यही जो 3 कारण थे, इन्हीं 3 कारणों से जो नागरिकता का लोप है, जो नागरिकता समाप्त की जा सकती है, वो इन 3 ही कारणों से की जा सकती है। थर्ड जो हमारा इसके बाद जो ये तो हमारा नागरिकता का लोप हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है असम अकॉर्ड के अंतर्गत असम में नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान। तो 1985 में असम समझौता हुआ, जिससे 1971 से पहले आए प्रवासियों को भारतीय नागरिक माना गया। तो असम में नागरिकता का मुद्दा हमेशा ही संवेदनशील रहा। 1985 में असम समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ कि 25 मार्च 1971 से पहले आए प्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 25 मार्च 1971 के बाद आए विदेशी नागरिकों को अवैध माना गया और उन्हें देश छोड़ना होगा। और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इसी समझौते के तहत लागू की गई प्रक्रिया है, ताकि वैध नागरिकों की सूची तय हो सके। तो इसी के लिए एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार की गई, ताकि जो असली और नकली नागरिक है उनकी पहचान हो सके। तो यही था हमारा असम अकॉर्ड के अंतर्गत असम में नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक हमारा छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे नागरिकता केवल कानूनी दर्जा नहीं बल्कि एक पहचान है, जो अधिकारों और कर्तव्य दोनों के साथ लाती है। तो स्टूडेंट, जो नागरिकता वो सिर्फ पासपोर्ट या वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, यह हमारी एक पहचान है और एक ऐसा रिश्ता है जो हमें भारत से जोड़ता है। भारत का नागरिक होना सिर्फ पासपोर्ट रखने का मामला नहीं, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान के प्रति निष्ठा और समाज में सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। और जो नागरिकता है वो हमें अधिकार देती है समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, सम्मान, और यह हमें कर्तव्य भी याद दिलाती है, जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्र की एकता बनाए रखना और भाईचारे को बनाए रखना। तो भारतीय होना सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और सक्रिय भागीदारी से साबित होता है, और यही है हमारी असली नागरिकता। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो ये थे आपके फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहाँ हम यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।